हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइड। मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं जो पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र की बुक है उसको। तो दोस्तों यहाँ चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जो कि हरितगृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन पार्ट 4 की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर हमारा जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, हरितगृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद है आप बाकी के भी चैप्टर्स देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अब बात करते हैं कि हमें आगे कहाँ से पढ़ना है। जितना पढ़ लिया था उससे आगे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की। तो दोस्तों ये क्या लिखा है, पृथ्वी पर पहुँचने वाले जो सौर विकिरण है यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसकी मात्रा में भी परिवर्तन होता है। और उसका कारण एक ये भी होता है कि पृथ्वी की स्थिति में बदलाव। ठीक है, अगर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव होता है तो सौर विकिरण की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि वैज्ञानिक, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसने कहा वैज्ञानिक सिद्धांतों को, वैज्ञानिक क्या है, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, मिलाकोविच परिकल्पना। एक्चुअल में क्या है, एक बंदा है जिनका नाम है मिलुटिन मिलानकोविच, सर्बिया के खगोलविद हैं, उनके नाम पे मतलब उन्होंने इसकी खोज करी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो ये मिलानकोविच है उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए। ठीक है, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। किससे है, पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। अच्छा, इन्हीं सिद्धांत को जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता मिली हुई है। चलिए इतनी सी बात। चलिए अब ये जो जरा सी 2-4 लाइन है, ये बकवास नहीं, कोई क्वेश्चन की व्याख्या है। इसने कहा पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रिता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विश्व आयन इस सिद्धांत के अंग हैं। वहीं दूसरी ओर क्या है, सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कहाँ देख रहे हैं गाइस, कितनी टफ लैंग्वेज लिखी हुई है, आधी तो बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे इसकी। अब इसने कहा कि जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC, याद रखिएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। कौन सा, IPCC। अच्छा, इसके अनुसार क्या है, ग्रीन हाउस गैस वे हैं। अब ये बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। अच्छा, ये वो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ मान लीजिए ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक पूरा का पूरा वो है श्रृंखला। अच्छा, तो अब ये क्या काम कर रही है, ये क्या कर रही है, पृथ्वी है, वातावरण या बादल, इससे जो उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण है यानी कि IR, इंफ्रारेड रेज जो होती है ना, उसको ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित करता है। कौन, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो भी होती हैं वो सब क्या करती हैं, इन ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके रोक लेती हैं, बाहर वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, अच्छा ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होती है, हालांकि इससे ज़्यादा होती है, फिलहाल इसने जितनी कही है उतनी रट लीजिएगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व यानी कि आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक यह बेलनाकार नमूना है। ठीक है, तो इसने कहा कि आपको बताना है कि आपको देखना है कि कितना जलवायु परिवर्तन हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या कहा, हिम तत्व यानी कि आइस कोर की बात कही गई है। तो ये देखते हैं क्या किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर, क्या ये पिघल रही है ना, तो देखिए, तो ये जो ग्लेशियर है या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक क्या है, बेलनाकार नमूना है। क्या, ये आइस कोर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइस कोर अतीत मतलब जो बीत गया कि जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। मतलब अतीत के बारे में आप जानकारी इससे ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जब आप पृथ्वी पे देखते हैं जो नीचे वाला है वो अंटार्कटिका है, ऊपर की साइड आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, बड़ी मात्रा में बर्फ़ की जो चादर है पाई जाती है। मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है, आइस कोर निकाला जाता है। ठीक है, इससे पूर्वकाल यानी कि पुराने पहले के वातावरण में व्यापक गैसें आदि की जानकारी प्राप्त होती है कि पहले क्या क्या गैसेस थी।
आइस कोर से पता चल जाता है। ठीक है, अब लिखा है उल्लेखनीय कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब इससे आपकी कृषि प्रभावित हो सकती है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, मिट्टी की जो नमी है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित होगी और मिट्टी में लवणता क्या है, बढ़ेगी। अब जलवायु परिवर्तन से फसलों की जो उत्पादकता है वो प्रभावित होगी, राइट। चलिए इतनी सी बात। अब जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब वन हो गया, चारागाह हो गया, कृषि भूमि हो गया, नदीय जल हो गया, भूजल आदि संसाधन को लेकर क्या है, तनाव और आपदा की स्थिति प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। मतलब इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला क्या है, एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन है ही सही नहीं। ठीक है, इन सब में इसका प्रभाव तो पड़ता है। अब लिखा है अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं, राइट। अब लिखा है भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मतलब भविष्य में हाल और बुरा होगा। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो समझाना पड़े। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति में देखिए, खाद्य सुरक्षा का प्रश्न मतलब अगर क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कृषि की जो उत्पादकता है वो कम हो रही है, तो खाद्य सुरक्षा की हम बात करेंगे। खाद्य मतलब लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। तो हमने कहा कि जो खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण, खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः क्या है, खाद्य असुरक्षा की सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। मतलब इसने कहा खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का कारण है। अब इसमें लिखा है ध्यान है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समोच्च बांध, अनुपद सस्यन शून्य जुताई पद्धतियाँ जो है मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है। तो गाइस ये सब किसी क्वेश्चन की व्याख्या है। अब देखिए कार्बन प्रच्छादन की अगर का तात्पर्य देखिए, कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं, समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। ठीक है, कार्बन कहाँ मिल रहा है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बोध भी उत्सर्जन के कारण क्या है, आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त और गैर लाभकारी कोयला निःशेष तेल गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर समझ नहीं आया तो छोड़ देना। चलिए अब इसमें लिखा वर्तमान में अगर हम बात करें 2021 के नवीन आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, चाइना है। तो ये याद रखिएगा। तो ये इसका उत्सर्जन 29% है। अब लिखा है यूएस से 14% और दूसरे नंबर पे है, 14% कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। दूसरे नंबर पे है भारत की अगर हम बात करें तो 7% करके तीसरे नंबर पे है। वहीं रशिया की बात करते हैं तो वो 5% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और चौथे नंबर पे है। और जापान 3% के साथ जो है 5वें नंबर पे है। अब लिखा है चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। तो ये भी याद रखिएगा। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन क्या है, निगेटिव देश माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एशिया पैसिफिक संघ यानी कि एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, आपका 41% है। और ये विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करता है। अच्छा, एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में जो 48% से भी अधिक का योगदान है। मतलब यहाँ बात करी गई है एपेक, एशिया पैसिफिक संघ की बात करी गई है। इसने कहा जनसंख्या कितनी है, पूरे पृथ्वी पर 41% जनसंख्या यहाँ मिल जाएगी। ऊर्जा कितनी यूज़ करता है, 48%। और उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का या हरित गैसेस का कितना करता है, 48% करता है। सिर्फ और सिर्फ ये एपेक देश, राइट। अच्छा, तो इसने लिखा है एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं। ये तो अच्छी बात है, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसने लिखा 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था गाइस, कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था 2015। ठीक है,
तो यहाँ कुछ नई बातें लिखी हैं जो हम पढ़ के नहीं आए। चलिए देखते हैं। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। 2018 में 24वां हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? कटोविश पोलैंड में हुआ था। ठीक है। और 2019 में 25वां हुआ था, यानी कि ये कहाँ पे हुआ था? ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। 2021 वाला 26वां था। और ये कहाँ हुआ था? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और फिर 2020 की बात करें तो वो हमारा कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था? स्थगित। ठीक है, हुआ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था? तो हम जानते हैं कौन सा हुआ था गाइस, 21वां हुआ था पेरिस में। अब लिखा निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ये ऑक्सीजन नहीं है गाइस। ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? ठीक है, बाकी सब है। तो देखिए कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन है, ओजोन है, ये सब है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये गैसेस क्या करती हैं? जो पृथ्वी से, वातावरण से जो भी आपका ऊष्मीय अवरक्त विकिरण है उसको अवशोषित कर लेती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, और पृथ्वी का टेम्परेचर इसकी वजह से क्या है? बढ़ जाता है। अब इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश दे रहा है? तो अभी हमने पढ़ा चाइना दे रहा है। ठीक है, तो इसने कहा यहाँ पे कितने % दे रहा है चाइना? कार्बन डाइऑक्साइड को 29% उत्सर्जन करता है चाइना, राइट। और अगर हम बात करें यूएसए 14% करता है और सेकंड नंबर पे है। फिर भारत जो है आपका 7% उत्सर्जन करके थर्ड नंबर पे है। रशिया 5% का उत्सर्जन करता है और फोर्थ नंबर पे। एंड देन जापान का नंबर आता है, फिफ्थ नंबर पे है जापान, 3% उत्सर्जित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, आप एक बार खुद से पढ़िएगा। चलिए, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसको? भूटान। चलिए 2050। अच्छा, अब देखिएगा इस ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका कितना आई यूपीपीसीएस। अच्छा, तो 2050 के लिए क्या है? नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। मतलब ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मतलब इसने कहा जो ये कार्बन एमिशन हो रहा है उसको 2050 तक बिल्कुल ही शून्य पर लाना है हमें। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का निराकरण और क्या है? अवशोषण से होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है बी, यानी कि इसमें बताना है कौन सा सही है। दूसरा सही, तो ये 2050 गलत है। ठीक है, बाकी दूसरा वाला सही है हमारा। अब पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि नेट ज़ीरो का तात्पर्य क्या है? कि उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वातावरण में अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना। ठीक है, मतलब इसने कहा क्या आप उत्पादित कर रहे हैं, क्या आप ख़त्म करने की कोशिश, मतलब संतुलन होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, अब इसने कहा वैश्विक, मतलब ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2050 तक जो है इसने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक जो है सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की। मतलब इसने ये बोला कि अभी अगर हम अभी 2000 कहाँ पे चल रहे हैं? 23 में चल रहे हैं। तो ये कहा गया कि इनफैक्ट 2015 में कहा गया था कि आपको ना 2050 तक जो भी आपका जब औद्योगिकीकरण चल रहा था तब से जो है 2050 तक, अब आपको क्या करना है? जो अभी से 2050 तक जो अभी पृथ्वी का टेम्परेचर है उसको आप 2 डिग्री मतलब कोशिश करिए कि 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े। बट अब इसने कहा कि 2 डिग्री तो इन्हें बोल दिया, लेकिन इन्होंने कहा भैया 1.5 तक कोशिश करिएगा, रुका रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये इससे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। अब लिखा 2015 में पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में ये लक्ष्य तय किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, यानी कि IEA की बात करते हैं। तो इसके द्वारा जो है ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु क्या है? रोड मैप तैयार किया गया। अच्छा, तो भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है और उसने जो है वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त क्या है? ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें उसने 2040, अर्जेंटीना 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। 2060 तक चीन का है कि ये करेगा, और भारत कहता है कि हम 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखेंगे। तो बस यही वाली बात है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2050 जैसा कुछ नहीं, अगर भारत की हम बात करें तो 2070 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बात करें तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा जो होती है आपकी कृषि हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी हो गया, उसकी कार्य क्षमता हो गई, मिट्टी की लवणता बढ़ेगी, कार्य क्षमता नमी में भी प्रभावित होगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। अगर भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है,
खाने को नहीं मिलेगा तो तनाव तो बढ़ेगा। मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो भैया दोनों ही बात सही है, ए आंसर हो गया इसका। इसने कहा जलवायु, ए का मतलब हो गया ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या या कारण बताता है। और जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव और आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला का एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। ठीक है, फिर अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि वानिकी के उत्पादन उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्प्रभाव की पुष्टि करता है। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण और खाद्यान्न संसाधनों पर जो है बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। तो खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो गाइस ये आप समझ गए होंगे वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं? तो इसमें लिखा है सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण। ठीक है, नहीं है। इसमें लिखा है मुलेटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता हो गई, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता हो गई और विषुवयन इस सिद्धांत के अंग है। ठीक है, तो गाइस अब बात यह है ना कि इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अंडाकार कक्षीय मार्ग है, झुकाव है पृथ्वी की सोर से अपसौर उपसौर की स्थिति। तो इसकी मतलब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए री एग्ज़ाम 2015 इसने क्या करा, 2015 में दोबारा से जो एग्ज़ाम होता है उसने क्वेश्चन को इतना जटिल बना दिया ना कि आसान क्वेश्चन भी कठिन लगने लगा। अगर यही चीज़ वो इस तरह से लिख देते तो शायद पढ़ने में आसान होता, और यही चीज़ इन्हें इस तरह से लिखी तो भैया समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप देखिएगा ना री एग्ज़ाम जो हुआ है 2015 के क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा यार कहाँ से क्या क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, एक कारक है। ये बोला था इसने, मिलानकोविच ने। तो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव उत्तरदायी होता है। तो मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं। उल्लेखनीय कि इन्होंने क्या किया, ये क्या थे, सर्बिया के खगोलविद थे। अच्छा, निम्न में से किससे जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? तो किससे होता है? आइस कोर से होता है। ठीक है, आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया क्या है, एक बेलनाकार नमूना होता है, और ये अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख होता है। अब है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध हो गए, अनुपद सस्यन हो गई और शून्य जुताई हो गई। आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसने कहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या है, उपयुक्त में से कौन सा या से मृदा से कार्बन संग्रहण में जो है सहायक है। ठीक है, तो देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये उपरोक्त सभी पद्धतियां जो है मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है जलवायु अनुकूल कृषि। ठीक है, तो वैसे ये जो है आपका है ना कहानी है आईएएस की। आईएएस का क्वेश्चन है, आप इसे एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, और अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, कि फालतू में ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें फालतू का दिमाग भी लगे, समझ में भी कुछ नहीं है। अब यहाँ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भिद उत्सर्जन के कारण क्या आसान भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो इसमें एक बार आप इसको फिर से पढ़ लीजिए। आईएएस का क्वेश्चन है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं है समझ में आए तो इसको स्किप करिए। आगे बढ़ते। अब यहाँ लिखा है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने और क्या है कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो हमने ये तो पढ़ा नहीं है, तो ये हमने उसमें भी नहीं पढ़ा है इनफैक्ट। ठीक है, नोट्स में। चलिए इसकी वो देखते हैं कि व्याख्या ही देख लेते हैं डायरेक्ट, तो व्याख्या के बाद आंसर देखेंगे। तो यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। अब एक चीज़ और, उससे पहले इस व्याख्या को पढ़ने से पहले ये देखिए क्वेश्चन आया कहाँ है। तो ये आईएएस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते, नहीं तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा इसलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने और क्या है कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए
ताम्र स्लैग शीत मिश्रण एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी जियो टेक्सटाइल के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। तो गाइस समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो टेंशन मत लेना। एक बार आप क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। अब एक बार आप अपने आप से इसका आंसर निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों से संबंध में सही। इसकी जनसंख्या पूरे विश्व की 45% है। विश्व की 48% ऊर्जा यही यूज़ करते हैं। विश्व की 48% जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है के लिए यही उत्तरदायी है। और ये क्या है, वे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के सबको समर्थन देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या है। इसमें है 1 2 3 एंड 4। 2 3 4 मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब इसने कहा विश्व की कितनी जनसंख्या है, तो ये 45 नहीं 41% है। ठीक है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 41% एशिया पैसिफिक संघ में रहता है। 48% जो है इसमें ऊर्जा का यूज़ करते हैं ये लोग, और 48% जो है विश्व में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसके उत्सर्जन में इनका योगदान होता है। और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसका अनुमोदन नहीं किया है जिन्होंने। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए चैप्टर हो गया ख़त्म। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के साथ।